नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम क्लास 12 के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जनसंख्या वितरण एवं घनत्व है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं जनसंख्या वितरण और घनत्व है। पूरी पृथ्वी पर जनसंख्या का जो वितरण है वो एक समान रूप से नहीं पाया जाता है। पृथ्वी के 80% भाग पर पृथ्वी की 80% जनसंख्या है वो केवल और केवल 20% भूभाग पर रहती है, जबकि जनसंख्या है 20% और वो रहती कितने पे? 80% पे। यानी कि ये दो अलग अलग फैक्टर है कि एक जनसंख्या का इतना बड़ा भाग है कि वो सिर्फ 20% धरती के भूभाग पे रहता है, और एक जनसंख्या का पार्ट ये है कि जो बची हुई 20% जनसंख्या है वो धरती के 80% भूभाग पे निवास करती है। तो इस प्रकार जनसंख्या का वितरण है वो एक समान नहीं है। इसके पीछे है जैसे जैसे मानव का विकास होता गया, उसमें विकास में आई जटिलताओं के कारण से ये वितरण है वो अलग अलग हो गया। इसकी वितरण को प्रभावित करने वाले अनेक कारक हैं, वो हम आगे अध्ययन करेंगे। अब आते हैं हम जनसंख्या घनत्व पर कि घनत्व किसे कहते हैं। कुल जनसंख्या जितने क्षेत्रफल में रहती है उसी को उस क्षेत्र की जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जैसे मान के चले कि अपने देश की जनसंख्या है वो सन 2011 के आंकड़ों के अनुसार 1 अरब 21 करोड़ जनसंख्या थी, और ये 3,32,287 वर्ग किलोमीटर पे रह रही थी। 1 अरब 21 करोड़ जो जनसंख्या थी वो इतने क्षेत्रफल पे रह रही थी। तो इस तरीके से अगर हम इसका डिवाइड करके निकालेंगे तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आएंगे, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी कि कुल क्षेत्रफल में कुल जनसंख्या में कुल क्षेत्रफल का भाग देने पे जो आता है वही जनसंख्या घनत्व है। मतलब कुल जनसंख्या बट्टा कुल क्षेत्रफल। बहुत बार परीक्षा में 1 नंबर के क्वेश्चन के रूप में ये पूछ लिया जाता है कि जनसंख्या घनत्व का सूत्र बताइए। तो जनसंख्या घनत्व का सूत्र भी यही है, और इसे अगर हम एक लाइन में परिभाषित करना चाहें कि एक लाइन में परिभाषित करें तो कुल जनसंख्या कुल कितने क्षेत्रफल में निवास करती है वही उसका जनसंख्या घनत्व कहलाता है। यानी कि इससे हमें निकल कर के आएगा कि एक वर्ग किलोमीटर में या एक वर्ग मील में कितनी जनसंख्या रह रही है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कई बार पूछ लिया जाता है, 1 नंबर का सीधा सीधा आता है, तो इसे ध्यान रखें। अब आते हैं जनसंख्या घनत्व और वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं। तो हम देखें कि हम कहाँ सबसे ज्यादा हम अपने ऊपर ही लेकर के देखें कि हम कहाँ रहना निवास करना पसंद करेंगे, जहां हमें क्या क्या अच्छी कंडीशंस होंगी, क्या क्या तरीके होंगे जिससे हम अच्छे से अपना जीवन यापन कर जाएं। तो पहला वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, और ये एक बड़े क्वेश्चन के रूप में आता है हमेशा कि जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो इसको अच्छे से देख लीजिए। पहला स्थिति की स्थिति का मतलब है कि ज्यादातर जो जनसंख्या निवास करती है पूरे दुनिया में वो शीतोष्ण कटिबंधीय शीतोष्ण ताप कटिबंध क्षेत्रों में निवास करती है। शीतोष्ण ताप कटिबंध का मतलब है कि लगभग 23 डिग्री से 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच वाले भाग, यानी कि 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री अक्षांशों के बीच में
ठीक है, ये शीतोष्ण वाले भाग हैं, इनमें सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। इसके बाद में अगली बात कि हमें जलवायु हमें अच्छी चाहिए रहने के लिए। दूसरा, एक समुद्र तटीय जो क्षेत्र होते हैं, एक स्थिति तो ये है कि इस स्थिति में लोग सबसे ज्यादा रहते हैं। दूसरी एक स्थिति आती है कि समुद्र तटीय जो क्षेत्र होते हैं, इन दोनों जगहों में मानव है सबसे ज्यादा रहना पसंद करता है। कारण है कि यहाँ इन जो क्षेत्रों में है जलवायु मनुष्य के लायक है रहने के लिए, ना ज्यादा गर्मी पड़ती है ना ज्यादा सर्दी पड़ती है, शीतोष्ण, और ज्यादा मानसूनी क्षेत्र भी यही से हैं, तो इन मानसूनी क्षेत्रों में भी रहना पसंद करते हैं। इसके साथ समुद्र तटीय क्षेत्रों में, समुद्र तटीय क्षेत्रों का मतलब ये होता है कि वहां पर यातायात के साधनों के अच्छा मिल जाता है उनको रहने के लिए। इसके साथ साथ मत्स्य उत्पादन या पालन के लिए या पकड़ने के लिए आजीविका के रूप में मिल जाते हैं। इसके बाद में अनेक प्रकार के व्यापार जो समुद्र से होने वाले होते हैं, तो वो समुद्र तटीय क्षेत्रों में सबसे ज्यादा इसलिए लोग रहना पसंद करते हैं। बड़े बड़े नगर जैसे न्यूयॉर्क है, बॉम्बे है, कोलकाता है, ये सारे के सारे नगर समुद्र तटीय क्षेत्रों के बहुत बड़े नगर हैं, चेन्नई है, तो ये सारे के सारे इसलिए ये ज्यादा बड़े क्षेत्र हैं। इसके बाद में हम अगली चीज पे आते हैं, उच्चावच। सेकंड नंबर आती है उच्चावच। पूरी दुनिया की हम बात करें तो सबसे ज्यादा जनसंख्या इन्हीं उच्चावच से भी प्रभावित होती है मैदानों में, यानी कि दुनिया के अंदर जो मैदान है वो 41% है। पूरी दुनिया में मैदान जो है वो 41% भूभाग मैदानी है। इसी मैदानी भूभाग में सबसे ज्यादा जनसंख्या रहती है। साहब, भारत की हम बात करें तो भारत के अंदर भी यही सिचुएशन है। सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इन तीन नदियों का के मैदानी जो प्रदेश हैं सबसे ज्यादा जनसंख्या इन्हीं में रहती है। सतलज, यानी कि सतलज कहां से, पंजाब और हरियाणा के आसपास, हरियाणा पंजाब और से भरकर के निकलती है। गंगा है, ये गंगा की सहायक नदियां, सतलज की सहायक नदियां और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों की जो मैदानी प्रदेश है, भारत की सबसे ज्यादा जनसंख्या इन्हीं क्षेत्रों में रहती है। अपन अपने राजस्थान राज्य की बात करें तो जो राजस्थान का पूर्वी भाग है जिसमें चंबल नदी बहकर के निकलती है, जो कि गंगा यमुना की सहायक और यमुना गंगा की सहायक है, यानी कि हम गंगा के जो सहायक बेसिन क्षेत्र है उसी में आते हैं। तो पूर्वी जो राजस्थान है, अरावली से पूर्वी राजस्थान है, ये भी बजाय पश्चिमी राजस्थान के जिसमें 12 जिले आते हैं, उनके बजाय पूर्वी राजस्थान है वो ज्यादा घना बसा हुआ है और ज्यादा घनत्व वाला है, ज्यादा उसमें जनसंख्या पाई जाती है, जबकि पश्चिमी राज्यों में, पश्चिमी जिलों में इतनी कम जनसंख्या पाई जाती है। तो ये कारण भी उच्चावच के ही हुआ है कि वहां पर जो जल स्रोत हैं वो पाए जाते हैं अच्छे, और जो उच्चावच है मैदान है वो साफ है। अब पश्चिमी राजस्थान में कहीं ऊंचे टीले हैं, सुबह तक पता नहीं चलता है कि वो टीला कहाँ गया, इसलिए हमें उच्चावच भी प्रभावित करता है। पहाड़ों पे ज्यादा लोग बसना पसंद नहीं करते क्योंकि कभी भी भूकंप वगैरह की ज्यादा घटनाएं पहाड़ों पर ही होती हैं। ठीक है साहब, ये बात। अब अगली बात आती है, इसके बाद में मनुष्य को सबसे ज्यादा जरूरत क्या होती है कि जल की, जहां जलापूर्ति सबसे ज्यादा होती हो वहां पर भी मनुष्य ज्यादा रहना पसंद करेगा, क्योंकि हमें भोजन से भी पहले सबसे ज्यादा जिस चीज की आवश्यकता होती है वो है जल। और बिना जल के हम कुछ टाइम के लिए रह सकते हैं, भोजन के बिना तो हम 6-7 दिन तक जिंदा भी रह सकते हैं, लेकिन जल के बिना इतनी देर जिंदा नहीं रह सकते। इसलिए हमें जल जहां से ज्यादा मिलेगा वहीं मानव सभ्यता विकास होती हैं। जैसे हम इतिहास की बात करें तो दजला फरात नदियों के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित हुई थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता या इराक की सभ्यता, मेसोपोटामिया या इराक की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, नाम हम यही तो पढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता।
नील नदी सभ्यता या मिस्र सभ्यता, ठीक है, ये सारी की सारी सभ्यताएं नदियों के किनारे विकसित हुई, क्योंकि हमें पानी, भोजन से भी पहले की जरूरत क्या होती है, पानी की होती है। इसलिए सारी की दूसरी बात, इन नदियों से जो या जल, जहां से जलापूर्ति होती है नदियों के किनारे, वहां के किनारे और उसके आसपास के क्षेत्र बहुत ज्यादा उपजाऊ होते हैं, क्योंकि उन नदियों के द्वारा उन क्षेत्रों में बाढ़ की मिट्टियां ला करके प्रति साल बिछाई जाती हैं। इसी प्रकार हम भारत की बात करें तो जलापूर्ति वाले ये जो क्षेत्र बताए गए, सतलुज, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इनमें सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। यानी कि नदियों के किनारे जहां सबसे ज्यादा जल की आपूर्ति और इसके साथ साथ में वहां पे लाए जाने वाली जो मिट्टियां हैं जिनसे हमें अनाज पैदा होता है वो, और इसके बाद में उनसे सारी प्रकार की जो आर्थिक क्रियाएं भी हम कर सकते हैं नदियों के जरिए, तो वो भी इसके द्वारा होता है। तो ये है आपकी जलापूर्ति। अब इसके बाद में आता है मिट्टी। देखिए कि विश्व में जहां जितनी ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है वहां जनसंख्या उतनी ही ज्यादा है, जबकि जितनी कम उपजाऊ मिट्टी है, जैसे अपन बात करें अपने राजस्थान की बात कर लें, दूर जाने की जरूरत नहीं। राजस्थान का पश्चिमी भाग है, अरावली से पश्चिम का जो भाग है वो मरुस्थली भाग है, और अरावली से पूर्वी भाग है वो है मैदानी में। तो जनसंख्या दोनों के अगर हम अंतर को देखें तो पश्चिमी जो राजस्थान की जनसंख्या वो बहुत कम है बजाय पूर्व के, ठीक है। ये एक डिफरेंस हमें यहीं से देखने को मिल गया, क्योंकि वहां की मिट्टी क्या थी, उपजाऊ थी, जबकि पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी है वो अनुपजाऊ होने के कारण कम जनसंख्या को निवास करती है। इसके बाद में अगर हम बात करें भारत की संदर्भ में, तो भारत के संदर्भ में जो गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है इसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या, सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र की जो मैदानी क्षेत्र है इसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या वहां के उपजाऊ मिट्टियों के कारण भी है, बजाय जैसे हम हिमालय प्रदेश को देखें तो हिमालय प्रदेश के बजाय इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा इसीलिए तो है कि यहाँ की मिट्टियां उपजाऊ हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की ओर आते हैं, खनिज संसाधन। खनिज संसाधन, जिस क्षेत्र में सबसे ज्यादा खनिज पाए जाते हों वहां पर भी जनसंख्या निवास करेगी, क्योंकि ये एक आर्थिक क्रिया है जिसके जरिए मनुष्य अपनी आय को बढ़ाने के साथ साथ वहीं रहने के लिए भी वहां रहेगा तो भी उसकी आय सबसे ज्यादा बढ़ेगी। जैसे खनिज संसाधनों की अगर हम बात करें अरब देशों की, वहां पे तेल निकाला जाता है और आज के दिन वहां पे जनसंख्या केंद्रण बढ़ रहा है, जनसंख्या का वितरण बढ़ रहा है, जनसंख्या का घनत्व बढ़ रहा है, चाहे वो साल भर के लिए ही बढ़े। जैसे यहाँ से जाने वाले श्रमिक वहां पे काम करते हैं तो चाहे वो एक साल के लिए बढ़े, लेकिन जनसंख्या घनत्व बराबर बढ़ता जाता है, घटता जाता है, लेकिन एक तरीके से हम देखें तो लगातार बढ़ोतरी में ही है, ठीक है। और वहां पर वितरण भी अब बहुत ज्यादा होना स्टार्ट हो रखा है, ठीक है। इसी प्रकार हम देखें तो भारत में देखें हम तो भारत की बात करें तो छोटा नागपुर का जो पठारी क्षेत्र है वो खनिजों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि झारखंड, छत्तीसगढ़ राज्य में आता है, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य में आता है। तो इसमें जनसंख्या का सबसे ज्यादा एक तरीके से घनत्व ज्यादा है बजाय, और जैसे पश्चिमी राजस्थान में आज कोई खनिज नहीं मिल पा रहे हैं या कम खनिज मिल पा रहे हैं तो वहां के बजाय यहाँ ज्यादा। इसी प्रकार खनिज संसाधन हमें प्रभावित करते रहते हैं। इसके बाद में आता है शक्ति के संसाधन। शक्ति संसाधन से आप क्या मतलब समझे, यानी कि जिस जगह पर पेट्रोल, डीजल या विद्युत, कोयला, ये जो शक्ति के संसाधन हैं ये पाए जाएंगे, वहां पर जो ईंधन खनिज है ना, ईंधन को के बारे में, वहां पर जनसंख्या के अंदर सबसे ज्यादा होगा। अब अभी हमने खनिज संसाधन की बात की थी, उसमें पेट्रोल के लिए अरब देशों का नाम लिया था, तो जहां अरब देशों के अंदर यही तो सबसे ज्यादा शक्ति के संसाधनों का विकास होने के कारण ही वहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या का फैलाव होता जा रहा है, वितरण बढ़ता जा रहा है और घनत्व भी बढ़ता जा रहा है। इसके बाद में हम बात करें पूरी दुनिया की, तो यूरोप के अंदर
कोयला बेल्ट नाम पट्टी के नाम से एक क्षेत्र है जिसमें जनसंख्या का घनत्व सबसे ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि वो भी एक शक्ति का संसाधन है। इसके बाद में हम अगले बात पे आते हैं, तो वो आता है यातायात। यातायात के साधन जहां ज्यादा विकसित होते हैं, लोग आवागमन ज्यादा करेंगे, वहां जनसंख्या घनत्व और वितरण में हमेशा परिवर्तन होगा। एक जगह है जहां जैसे पूरी पृथ्वी पर अंटार्कटिका महाद्वीप है, इस पे कोई आता जाता ही नहीं है, तो जनसंख्या का घनत्व वितरण कहां से प्रभावित कर पाएगा, इसको नहीं बढ़ पा रहा है। लेकिन अगर हम बात करें यातायात के सुलभ संसाधनों की, जैसे पश्चिमी यूरोप और पूर्वी उत्तरी अमेरिका के बीच में सबसे ज्यादा जो फ्लाइट्स हैं वो चलती हैं, समुद्री के जरिए भी सबसे ज्यादा यातायात का साधन जुड़े हुए, तो उन देशों के बीच में लगातार आपस में प्रवास होता रहता है और जनसंख्या वितरण और घनत्व को लगातार बढ़ाते रहते हैं वो लोग, इसी कारण से। अब अगली बात आती है कि आर्थिक उन्नति, यानी कि किसी भी क्षेत्र की आर्थिक उन्नति। आर्थिक उन्नति का तात्पर्य है कि जो प्रदेश जितने ज्यादा आर्थिक रूप से सक्षम होंगे वहां सभी जाना पसंद करते हैं। आज से कुछ रोज पहले की बात है कि सभी लोग अमेरिका के बारे में ये सोचते थे कि भाई हम अमेरिका चले जाएं तो बहुत बढ़िया सेटल हो जाएंगे, एक विकसित देश में रहेंगे ये। अब हालांकि कोरोना के कारण हमें उन देशों की सच्चाई का पता चला है हमें, लेकिन फिर भी एक आर्थिक उन्नति उन लोगों को हमें प्रभावित करती रहती थी कि हम अमेरिका जैसे विकसित राष्ट्र में जाना पसंद करते थे। इसी प्रकार अगर हमें देखें तो हम अपने आसपास के जो क्षेत्र हैं, जैसे दिल्ली है, गुड़गांव है, या ग्रेटर नोएडा है, ये जो क्षेत्र है यहाँ पे आर्थिक उन्नति सबसे ज्यादा होने के कारण यहाँ पे लोग ज्यादा रहना पसंद करते हैं। ये एक स्टेटस सिंबल भी होता है लोगों का, लेकिन फिर भी आर्थिक उन्नति के कारण वहां पर जो नए नए उद्योग धंधे या फिर नई आर्थिक क्रियाकलापों के कारण इन क्षेत्रों में ज्यादा रोजगार के अवसर होने के कारण यहाँ लोग ज्यादा जाना पसंद करते हैं। अब आता है अगला पॉइंट, सामाजिक स्थिति। किसी भी देश की सामाजिक स्थिति या सामाजिक दशा क्या है, ये भी उस देश के अंदर जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करती है। कि वहां के अंदर सामाजिक दशा का मतलब है कि हर तरीके से हम देखें, परिवार में स्त्रियों की संख्या स्थिति कैसी है, उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, उनकी स्थिति क्या है, ठीक है। इसी के बाद में बच्चों की स्थिति या फिर समाज कैसा है, वो किस तरीके से है। जैसे जापान की बात करें तो जापान में क्या है कि सामाजिक स्थिति इतनी विकसित नहीं होने के, पूरी तरह विकसित देश है लेकिन सामाजिक स्थिति इतनी विकसित नहीं होने के कारण क्या हुआ, और सामाजिक स्थिति भी उनकी विकसित थी लेकिन सिर्फ आर्थिक उन्नति के चक्कर में उन्होंने अपनी सामाजिक जो स्थिति थी उसको बिगाड़ लिया, और आज वहां पर जो जनसंख्या है वो नेगेटिव में चल रही है, माइनस में चल रही है, जनसंख्या वृद्धि दर बिल्कुल भी कम है, ठीक है। तो ये स्थिति सामाजिक कारणों से आई कि हमें बस पैसे 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 के पीछे भागने के कारण। इसके बाद में अगले पॉइंट आता है राजनीतिक कारण। और राजनीतिक कारण का मतलब देखें हम तो 1947 की बात है कि जिस दिन भारत पाकिस्तान अलग हुए थे, ये एकदम राजनीतिक कारण से अलग हुए थे। अंग्रेजों ने हमें अलग रूल कर दिए थे, लेकिन इस राजनीति के कारण बहुत से लोग एक स्थान से दूसरी जगह माइग्रेट हुए थे। ये एक राजनीतिक पॉइंट ही था। अब एक देश लगातार युद्ध से घिरा रहता है कोई भी, तो वहां पर जनसंख्या का ना तो वितरण घनत्व बढ़ पाएगा, क्योंकि लगातार जनसंख्या, मानव के मन में ये डर रहेगा कि अगर हम अपने बच्चों को सुरक्षित भविष्य नहीं दे पाते हैं तो वो एक जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करता है। इसके अलावा जैसे माइग्रेट भी होता है, वो भी सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। जो 1947 वाली बात मैंने बताई थी कि ज्यादा से ज्यादा जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे लोग अचानक से किसी एक राजनीतिक कारण से चले जाएं या किसी एक बिंदु को लेकर के या एक कोई पॉइंट को लेकर के चले जाएं, तो वो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व और वितरण को प्रभावित
करते हैं। ठीक है, तो ये मुख्य मुख्य पॉइंट थे। एक बार दोबारा देख लीजिए। स्थिति का मतलब ये होता है कि किसी भी हमें जहां रहना हो उस प्रदेश में रहने लायक स्थिति हो। जैसे कि 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच शीतोष्ण कटिबंध पाया जाता है। ना तो ज्यादा गर्मी पड़ती हो ना ज्यादा सर्दी पड़ती हो। ठीक है, तो हम वहां रहना पसंद करेंगे कि जहां ज्यादा गर्मी भी नहीं हो। अब 50 डिग्री टेम्परेचर 4 दिन ही गया था राजस्थान में हम बात करें तो उसमें सभी की हालत खराब हो गई थी। ठीक है सर, और इसके अलावा स्थिति में ये आता है कि जो समुद्र तटीय क्षेत्र हैं उनमें सबसे ज्यादा लोग रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वहां से कई प्रकार की आर्थिक क्रियाएं हो सकती हैं, पर हमें भोजन की सुविधा आसानी से उपलब्ध हो सकती है, पर जो आयात निर्यात का काम है वो अच्छे से होता है। तो इसलिए स्थिति में 2 पॉइंट हमेशा याद रखिए। एक तो जो 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री दोनों को अक्षांशों के बजाय अगर आप नॉर्थ भी रखोगे तो ज्यादा ही बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसके दक्षिणी भाग क्या है, ज्यादातर जो समुद्री भाग है गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। इसके बाद में हम बात करें उच्चावच की, तो धरती पर 41% भाग है वो मैदानी भाग है, और जनसंख्या भी सबसे ज्यादा यहीं पे रहती है। हम अपने मकान को या निवास स्थान को पहाड़ों पर कम बनाना पसंद करते हैं, क्योंकि वहां पर भूकंप वगैरह की जो घटनाएं हैं वो ज्यादा होंगी, और पठारों पर भी कमी बनाना पसंद करते हैं, क्योंकि वहां पर भी हमें ज्यादा ना तो कृषि के लिए भूमि मिल पाएगी और ना ही हमें जो जल है वो मिल पाएगा। अब आते हैं जलापूर्ति, यानी कि जहां ज्यादा जल की आपूर्ति होती है वहीं मानव सबसे ज्यादा रहना पसंद करता है, क्योंकि भोजन के बाद दूसरी सबसे बड़ी आवश्यकता हमें जल की होती है। इसके अलावा जो जितनी भी सभ्यताएं आज तक दुनिया में फैली हैं फूली हैं, वो सारी की सारी नदियों के किनारे या जहां जल स्रोत ज्यादा थे उन्हीं के किनारे वो फैली फूली हैं, जिसमें से अपन सिंधु घाटी की बात कर चुके हैं। दज्ला फ्रात को बता ही चुका हूं कि दज्ला और फ्रात नदियों के किनारे मेसोपोटामिया या फिर इसकी इराक की जो सभ्यता थी वो फैली थी। इसके अलावा मिट्टी जहां पे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होगी वहीं पे हम इंसान ज्यादा रहना पसंद करेंगे। अनुपजाऊ मिट्टी में हमें खाने के लिए भोजन नहीं मिलेगा, तो इसलिए यहाँ पे मीडिया में जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करते हैं। इसके बाद में आते हैं खनिज संसाधन वो साधन होते हैं जिसके कारण हमें रोजगार मिलता है या आर्थिक क्रियाएं होती हैं, तो ये भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। शक्ति के संसाधन, शक्ति जहां जिनसे हमें ईंधन खनिज जो होते हैं उनको वो ज्यादा प्रभावित करता है जनसंख्या वितरण और घनत्व को, जैसे आज अरब के देश। इसके बाद में हम बात करें कि यूरोप की कोयला पेटी है या फिर भारत का छोटा नागपुर का पठार है। यातायात के साधन, साइबेरिया जैसे प्रदेशों में जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है, जो कि रूस का बहुत बड़ा भाग है और वो एक तरीके से निर्जन भाग भी माना जाता है। इसके अलावा अंटार्कटिका महाद्वीप है, वहां पर भी यातायात के साधनों की कमी के कारण बहुत बड़ा भाग निर्जन पड़ा रहता है, तो ये यातायात के साधन भी होते हैं। इसके बाद में हम बात करें अगला आर्थिक उन्नति। किसी भी देश की आर्थिक उन्नति हमें आकर्षित करती है, या किसी भी प्रदेश की या किसी भी शहर या राज्य की जो आर्थिक उन्नति है वो जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करती है, क्योंकि लगातार लोग उसमें रोजगार की तलाश के लिए आते रहते हैं। सामाजिक स्थिति के बारे में है कि परिवार में स्त्रियों की दशा कैसी है, ठीक है, बच्चों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, ये सारी चीजें भी जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करती है। इसके अलावा राजनीतिक कारक, लगातार कोई भी देश युद्ध की अवस्था में रहेगा तो वहां की जनसंख्या वितरण घनत्व दोनों प्रभावित होंगे। या फिर ये होता है कि किसी धार्मिक कारण से माइग्रेट हो जाए, धार्मिक कारण से एक जगह से दूसरी जगह चली जाए। जैसे अभी हज के दिनों में वो अरब देशों में जाने वाले लोग
या फिर कई लोग मानसरोवर की यात्रा करने जाते हैं तो वहीं रह जाते हैं, वहीं बस जाते हैं। तो इस तरीके से ये चीजें भी प्रभावित करती है। धन्यवाद।